हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था 5000 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें लगभग हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये एमसीक्यू के साथ में आपका सपोर्टिव थ्योरी क्लासेस हैं, आप ये मान के चले। और ऑल टाइप के एग्जाम्स के लिए नाम हमने रखा हुआ है ESIC फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज। बट ये जो सीरीज है ना, सभी टाइप के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको प्रॉपर आप अटेंड करें और इसको करें, आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे इनसे रिलेटेड। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है, लगता है कि सर फार्मा एग्जाम है, फार्मासिस्ट का एग्जाम है सर, एनालिसिस क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। बेटा ये जो एनालिसिस है कहीं से भी आ सकता है, जनरल तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अपन ने देखा होगा इनिशियली, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यहाँ से पूछ लेगा आपसे टाइट्रेंट क्या होता है, ट्राइटेट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। आप ये चीजें कॉमन है हमारे फार्मा फील्ड के लिए, तो बिल्कुल आ सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होगा, ग्रेविटी का मतलब जानते हो, वेट मेजर करोगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम मेजर करोगे। अब ये कोई याद करने वाले पॉइंट है ही नहीं अल्टीमेटली, तो इनको हमको ऐसा हेडेक बना के नहीं चलना कि ये भाई बहुत टफ टॉपिक होते हैं, ये सब्जेक्ट इजी होता है, ये इजी होता है, ये टफ होता है। सब कुछ नहीं है, सब सब्जेक्ट इक्वल होते हैं, बस पढ़ने का एक तरीका होता है जिसको आप प्रॉपर पढ़ते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम ये जानते हैं कि फिनोप्थिलीन हमारा इंडिकेटर भाई है, ठीक है। उस इंडिकेटर का कलर अगर हमको ना हो याद, तो बताइए क्या मतलब है। फिनोप्थिलीन जैसा इंडिकेटर हमारे दिमाग में रहता है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन, हमेशा से हम पढ़ते हैं कि ये इंडिकेटर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन इन 0.01 नॉर्मल NaOH, ठीक है। इसमें उन्होंने अपन से पूछा हुआ है। ये 0.01 नॉर्मल तो हमको डराने के लिए लिख दिया गया है, एक्चुअल में NaOH लिखा है, मतलब आप समझ जाओ भाई मेरे अल्कलाइन कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, तो आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फिनोप्थिलीन होता है वो अल्कलाइन कंडीशन में कौन सा कलर देता है, ठीक है। ये आपको आंसर देना है, तो इसका आप फटाफट रिप्लाई करें। इजी क्वेश्चन एकदम, क्या कलर देता है भाई। ये जो जनरली अगर हम इसको देखें तो ये ऑरेंज कलर तो देता नहीं है, कलरलेस रहने वाला नहीं है। रेड कलर ये देता नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्या देता है, लाइट पिंक कलर हमारा जनरेट करता है। तो ये इस तरीके से आपको, देखो फिनोप्थिलीन का क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि फिनोप्थिलीन क्यों पूछा गया, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर फार्मेसी। इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि एनालिसिस नहीं आता या आता है, ये हर एग्जाम में आया हुआ है। फार्मा फिनोप्थिलीन 0.01 नॉर्मल NaOH, NaOH मतलब अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। तो अल्कलाइन कंडीशन में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है कि अल्कलाइन कंडीशन में, ये पहले आपका एसिडिक कंडीशन में, ये डायग्राम ही हमको बता रहे हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ना फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन जो होता है हमारा इंडिकेटर, इसकी अगर हम बात करें एसिडिक कंडीशन में, ये जो भाई है हमारा कलरलेस होता है। और जो यहाँ पर जब अपना क्या हो जाता है, अल्कलाइन कंडीशन हो जाती है, तो ये क्या देता है, लाइट पिंक कलर दे देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोप्थिलीन का अगर अपन HCl की कंडीशन में पूछ ले, तो भाई कलरलेस बोल देना, और NaOH की कंडीशन में बोले तो आप उसको क्या बोलेंगे, पिंक कलर बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटर होता है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का, ओके। एसिड बेस टाइट्रेशन का ये इंडिकेटर है यार। इंडिकेटर जानते हो, इंडिकेटर जब क्या होता है टाइट्रेशन में, हमने एसिड को लिया और बेस को लिया, इनका रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जब जिस पॉइंट पर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है, हमको कैसे पता चलेगा, तो वहां पर एक हम एक्सटर्नल केमिकल को ऐड करते हैं, उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं, जो बता देता है कि भाई ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो गया, अब इसमें एसिड और मत ऐड करो, इसमें बेस और मत ऐड करो, क्योंकि अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो वो इंडिकेटर ही हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहली चीज आता है दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, सेकंड क्वेश्चन है आज का, सेकंड इस पार्ट का सेकंड, और वैसे 212 क्वेश्चन हमारे सीरीज का। व्हाट इज द कॉल्ड रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ये बताना है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो जाता है भाई और ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगे। अरे दोनों को जोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, ये आरी हो गया, आरी लिख दो, ऑक्स लिख दो, तो भाग बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है
ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी रिड्यूस हो जाती है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन को लेके एक टाइट्रेशन बना दिया गया है। उसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एसिड बेस का रिएक्शन हुआ तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, तो टाइट्रेशन है वो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। हमने यही टाइट्रेशन में अब हमने कहा कि हम एक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे और करेंगे हम टाइट्रेशन, तो बन जाएगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। अल्टीमेटली रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। इसमें देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ में होती है और उसको हम एज अ टाइट्रेशन करने लगते हैं, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द केमिकल स्पीशीज, ठीक है, और वन जो पार्ट रहेगा हमारा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वन पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये कहलाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग जानते हो, ट्रेन में कपलिंग रहती है भाई, एक कोच जो रहता है दूसरे कोच से जुड़ा रहता है, जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो कपलिंग कहलाती है। जब टू मॉलिक्यूल जो होते हैं बॉन्डेड हो जाते हैं टुगेदर, तो उसको क्या बोलोगे, कपलिंग रिएक्शन बोलोगे। एक्सोथर्मिक क्या होता है भाई, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको एक्सोथर्मिक बोलोगे, जला दो आप कैंडल गर्म लगने लगेगा, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, वो एंडोथर्मिक कहलाता है, ठीक है। तो ये है, जैसे भाई अपना आइस रखा है, अब आइसक्रीम खरीदी अपन ने, ठीक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, मेल्ट होने लगी, समझ रहे, आग जला दी है, एक्सोथर्मिक है। तो ये रिएक्शंस होते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एजो इंडिकेटर। एजो इंडिकेटर का एग्जांपल बताना। एक एजो बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, जिसमें भी होता है उसके नाम के आगे एजो बन जाता है, तो एजो इंडिकेटर है ये, मतलब अपन को देखना है। तो एजो बॉन्ड किस में होता है, एजो बॉन्ड देखो जो होता है हमारा वो मिथाइल रेड में होता है, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। देखो फिनोल रेड है आपका, फिनोल रेड नहीं है, ठीक है, फिनोप्थिलीन तो इसमें भी नहीं होता, फिनोप्थिलीन में, ठीक है, और फेरोन में नहीं, फेरोइन में भी नहीं होता। मिथाइल रेड इंपॉर्टेंट है आपका, मिथाइल रेड, मिथाइल रेड में क्या होता है हमारा, एजो इंडिकेटर कहलाता है, दिस इज द एजो इंडिकेटर, हमारा याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, मिथाइल जो है रेड इज द एजो इंडिकेटर। ओके, तो यहां पर आपको एजो कंपाउंड में होते हैं, जैसे एजो कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, ये लोग सब क्या होते हैं, एजो कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिथाइल रेड इज द रेड एट द पीएच बिलो 4.4, ठीक है, अगर हमारा पीएच 4.4 से बिलो है तो ये आपका क्या रहता है, रेड रहता है, और येलो हो जाता है आपके अल्कलाइन पीएच पे, और ऑरेंज इसके बीच में रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एजो पिगमेंट्स और कलरलेस पार्टिकल्स होते हैं, एजो डाई भी होती है, आपने सुना हो, तो एजो डाई एजो इंडिकेटर्स में कुछ नहीं है, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, ये अच्छे से याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजीनिक सॉल्वेंट। प्रोटो जानते हो, प्रोटो क्या होता है, प्रोटो मतलब भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हमारा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, मतलब हम इसको बोले हाइड्रोजन को दान करने वाला, प्रोटोजीनिक, जीनिक मतलब होता है जनरेट करने वाला। तो आपसे पूछा गया है कि आप एक एग्जाम्पल बताइए मेरे को जो प्रोटोजीनिक है, बताइए प्रोटोजीनिक कौन होगा, जिसके पास प्रोटॉन होगा वही तो देगा, ठीक है, आसानी से आयोनाइज होकर वो जो प्रोटॉन को रिलीज कर दे वही तो देगा। आप इस बेंजीन से लेके देखो, बेंजीन तो ऐसा करेगा, बोलेगा मैं नहीं दूंगा, मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार, मेरे को तो प्रोटॉन चाहिए वैलेंसी के लिए पूरे, मैं कैसे दे दूं। ये कार्बन ने कहा कि मैं तो भाई सब प्रोटॉन को अटैच करके रखता हूं अपने 6, मैं कैसे दूंगा, मैं तो नहीं दे सकता, मैं आयोनाइज नहीं होता हूं। एल्कोहल से कांटेक्ट किया अपन लोगों ने, एल्कोहल को कॉल किया, एल्कोहल भाई आप भी दे दो, तो हमने देखा एल्कोहल में भी वही कहानी है, ये भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कहां से दे देगा, पूरा वैलेंसी के लिए जरूरी है इसको भी। अब KOH को कांटेक्ट किया, KOH ने कहा भैया आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरे पास तो प्रोटॉन ही नहीं यार, मैं कहां से दे दूं। हमने बोला ये OH वाला दे दो, अरे बोलता है OH वाला लोगे, OH तो हमारा हाइड्रोक्सी आयन है, उसको थोड़ी ना देंगे, हम तो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होते हैं, पोटेशियम और OH माइनस में। इसने कहा अगर मेरे से लेना है तो आप हाइड्रोक्सी आयन ले लो, ठीक है, तो काम खत्म। अब HCl को देखो, ये आयोनाइज हो जाता है H+Cl में, अपन ने कॉल किया HCl साहब को, HCl साहब ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा प्रोटॉन, क्योंकि मैं आयोनाइज हो जाता हूं इजीली, मैं आयनिक कंपाउंड, तो ये आपका आंसर इसका ये हो जाएगा HCl। ओके, HCl वाला अपना एकदम आंसर रहेगा करेक्ट। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको ध्यान रखना, ये एग्जाम में जरूर आपको पूछे जाते हैं। ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट वो कहलाता है जो आपका कोई भी प्रोटॉन को ना दे सकता है
और ना ले सकता है, उसको ए प्रोडक्ट बोलेंगे। जो केमिकली इनर्ट होता है, दे आर नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, ओके, उसको बोलते हैं ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। जैसे क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे क्लोरोफॉर्म है जैसे, ठीक है ना, बेंजीन है, ये हमारे ए प्रोटेक्ट है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है, उसको प्रोटोजेनिक बोलेंगे। तो जितने हमारे जैसे H2SO4 है, ये कर सकता है, HCl कर सकता है, आपका नाइट्रिक एसिड कर सकता है, ये सब कर सकते हैं। आयोनाइज होकर प्रोटॉन को आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं लोग। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, ओके। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, ये जो होते हैं हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। कैन abstract प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड टू गिव द सॉल्वेटेड प्रोटॉन। जैसे कि इसमें आएगा आपका पायरिडीन आता है, एन ब्यूटाइल अमीन आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं। एम्फोटेरिक, ठीक है, प्रोटोफिलिक मतलब जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर, ठीक है, प्रोटॉन को अपनी ओर क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। उसमें हमारा जैसे पायरिडीन आता है, ठीक है, ये कर सकता है। एम्फोटेरिक जो भाई प्रोटोजेनिक भी है और प्रोटोफिलिक भी है, तो उसके वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास वाटर, एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ये जो पार्ट है इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है भाई। किसी एग्जाम में प्रोटोजेनिक पूछ लेते हैं, तो किसी एग्जाम में प्रोटोफिलिक पूछ लेते हैं, तो किसी एग्जाम में एम्फोटेरिक पूछते हैं। एम्फोटेरिक में हमारा जो है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जनरली एम्फोटेरिक को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, एम्फोटेरिक है अल्कोहल हमारा, वाटर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल ये एम्फोटेरिक में आते हैं। प्रोटोफिलिक, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें डोनेट कौन करेगा, तो जो ये रहते हैं ना हमारे एसिड वगैरह, ये जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं। अल्कोहल जो होता है दोनों नेचर है इसके पास, ये हमारा प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक भी है, ठीक है। क्यूएच में तो है ही नहीं प्रोटॉन, हमारा बेंजीन आपका ए प्रोटेक्ट है। जैसे ये चारों जो सॉल्वेंट है अपन को, इनको अगर क्लासिफाई करना है, इनको क्लासिफाई अगर हमको करना है ना, तो यहां देख लो आप, ये क्या है हमारा प्रोटोजेनिक है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है अल्टीमेटली। ये जो है अल्कोहल, अल्कोहल दोनों काम कर सकता है, तो इसको अपन बोल रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक है, बेंजीन आपका ए प्रोटेक्ट है। तो ये अच्छे से याद कर लोगे आप लोग, ये टेबल इसलिए दिया गया है कि इस एग्जांपल्स को प्रॉपर आप याद कर लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेल्डेल्स मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विथ। ये क्वेश्चन है जो जेल्डेल्स मेथड होती है उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पूछा गया है। तो इसमें एक्चुअल में हमारा जो आपका रहता है, यहां पर आपका कंसंट्रेटेड H2SO ये आपका रहता है, इसका आंसर रहेगा। इसको अपन देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखो सबसे पहले तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो मेथड्स होती है, ठीक है ना, ये मेथड्स क्या होती है, जेल्डेल्स मेथड इन्वॉल्व द 3 स्टेप अप्रोच टू क्वांटिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा आपको, जेल्डेल्स मेथड जो होती है किसके लिए यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा और उसका टाइट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल अचीव यूजिंग द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, यहाँ पर आपका H2SO4, ठीक है, ये 4 जो है वहां पे आपका मिसिंग है, तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर आप, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं, क्योंकि देखो H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो डाइजेशन मतलब होता है एक प्रकार से उसको डाइजेस्ट कर देना। जैसे कोई भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को क्या कर देना, सिंपल फॉर्म में लेके आ जाना ही क्या होता है, डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम इसमें यूज करते हैं, उसको हीट भी करना है आपको, K2SO4, ठीक है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट में हम सेलेनियम का यूज करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन। दिस प्रोसेस कन्वर्ट एनी नाइट्रोजन सैंपल टू द अमोनियम सल्फेट। या देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जेल्डेल्स मेथड्स को किसके लिए यूज करते हैं, तो आप बोल देना भाई मेरे नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। वो बोलेगा नाइट्रोजन किस में रहता है, नाइट्रोजन मतलब अमीनो एसिड्स में रहते हैं, प्रोटीन में रहता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करते हो, H2SO4 से करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाम इसका जेल्डेल्स इसलिए जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नाम था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसमें बोरिक एसिड को यूज करते हैं हम, टाइटेड विद द स्टैंडर्ड एसिड विद द यूज ऑफ द सुटेबल एंड पॉइंट इंडिकेटर एस्टिमेट द टोटल नाइट्रोजन कंटेंट इन द सैंपल। तो जेल्डेल्स मेथड का जो है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमसे कि जेल्डेल्स मेथड्स में जो डाइजेशन होता है वो कैसे करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि जेल्डेल्स मेथड से किसका एस्टिमेशन करोगे, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, कार्बन का, तो बोलेंगे भाई नाइट्रोजन का करेंगे। उन्होंने कहा किसका कर लेते हो, प्रोटीन का कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं बिल्कुल, ओके, ध्यान रखना है।
हमारा प्रॉपर बैच चल रहा है ESIC फार्मासिस्ट को लेके, ठीक है। तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़ जाएं। GDC क्लासेस एप्लीकेशन पर प्रॉपर हमारा बैच रहता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर ब्लू प्लस मिलेगा आपको स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करोगे और बैच कोड आपको ESIC 2023, ये आपका 2023 ESIC बैच करोगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये उसमें फ्री कंटेंट ऐड है, हमारा फ्री बैच है, ये कोई चार्ज नहीं है। जैसे आज हमारा है भाई, हम यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा केवल इतना रिक्वेस्ट है आपसे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और हम कुछ नहीं ले रहे आपसे फीस वगैरह। ये केवल यही चाहते हैं हम कि आप इसको प्रॉपर क्या करें, नोट करें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो यही हम आपसे चाहते हैं, लाइक करें, यही हमारा इसमें रहता है। और यही इसी तरीके से हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको क्या होगा, फ्री क्लासेस अवेलेबल है हमारी। ये देखो, द प्रिंसिपल ऑफ HPTLC, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअल में अपन से क्या कहा है, इन्होंने डरा दिया हमारे लिए, बोला इसको डरा देते हैं। इसरो वालों ने क्या कहा कि भाई हम तुमको डराएंगे तो हम डर जाएंगे। पहले तो बच्चा डर जाएगा, कहेगा जल्दबाजी में अगर कोई दौड़ेगा तो बोलेगा HPLC पूछ लिया हमसे। अरे HPLC नहीं पूछा भाई तेरे से, ठीक है। HPTLC की अगर बात करोगे ना, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये एक्चुअल में हमसे TLC पूछ रहे हैं। TLC का प्रिंसिपल ही पूछ रहे हैं। उसी TLC को हम लोग अगर हाई प्रेशर में करने लगते हैं तो बन जाती है HPTLC। इसका प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। ये जो होता है उसमें हम एडजॉर्बेंट की लेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एडजॉर्बेंट की लेयर। अब प्रिंसिपल अपन से पूछा है तो यार यहां लिखा तो एब्जॉर्प्शन, अरे एब्जॉर्प्शन मत लगाना कभी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना जो एनालिसिस में, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, समझ रहे हैं आप। और एडजॉर्प्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की अगर बात करें तो जैसे ये कोई सरफेस है, यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है ऊपर ऊपर घूम रहा है सरफेस पर, तो वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन में वो अंदर जाएगा, यहां से अंदर पहुंचेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपके घर में अगर कोई आपका रिलेटिव आएगा तो वो आपके घर के गेट से आपके अंदर भी जाएगा, ठीक है, अंदर बैठेगा, बढ़िया रूम में जाएगा, आराम से खाना पीना खाएगा, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब आपके गेस्ट आए और आपके घर के अंदर चले गए तो वो एब्जॉर्प्शन। मतलब जब ड्रग क्या होती है, कोई भी केमिकल क्रॉस कर जाता है और एक साइड से दूसरी साइड पहुंचे तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। ये सरफेस फिनोमेना नहीं है, ये इंटरनल फिनोमेना है, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, अपने घर में मान लो कोई जो रहते हैं ना, ये डिलीवरी वाले आए, कोई भी अपन ने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ठीक है, तो जो डिलीवरी आए, सपोज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया या अमेजोन से ऑर्डर किया, तो वो लोग आएंगे आपके घर में, आपके गेट पे ही आपसे बातचीत करेंगे, घर के अंदर नहीं जाएंगे, गेट पे ही रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे और वहीं से वापस चले जाएंगे, तो वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है ना, उसमें एडजॉर्प्शन रहता है। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो UV IR NMR हो, उन सब में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, समझ गए। और हमारे ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, समझ रहे। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर, आपको याद रखना। इल्यूशन का मतलब होता है कि बाहर करना या उसको सेपरेट कर देना, वो इल्यूशन कहलाता है। जो भाई क्रोमेटोग्राफी में हमने जो सैंपल दिया और सैंपल जो रिटर्न होके आ रहा है वो इल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं HPLC का, या यहाँ पर HPTLC का प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था, तो उसका आंसर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ भाई ये सरफेस फिनोमेना होता है हमारा। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अंदर जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो याद रखना। देखो क्रोमेटोग्राफी में कभी भी प्रिंसिपल अगर पढ़ो तो अगर क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज लिक्विड लिक्विड है, जब लिक्विड लिक्विड रहेंगे तो वहां पे पार्टीशन होने वाला है, समझ रहे। अब जैसे मैंने कहा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, अब गैस भी भाई उसी नेचर का है, लिक्विड भी वही है, तो यहाँ पे पार्टीशन प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर अपना स्टेशनरी फेज जो हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और एक फेज हमारा लिक्विड रहता है, तो इस केस में सॉलिड में तो भाई एडजॉर्प्शन ही होगा, ठीक है। तो जो TLC है ना, उसमें जो हम लेयर बनाते हैं वो हमारी सॉलिड रहती है, और हमारी मोबाइल फेज जो होती है वो लिक्विड होती है। तो जब भी सॉलिड लिक्विड की मुलाकात होगी, ठीक है, तो क्या होना है, एडजॉर्प्शन होना है, ठीक है। और अगर लिक्विड लिक्विड रहेंगे या गैस लिक्विड रहेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा पार्टीशन होगा। ये अच्छे से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे उन्होंने अपन से कहा कि एक हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, क्या है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उसमें क्या प्रिंसिपल होगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। तो आप देखो गैस है और लिक्विड है, तो ऊपर ही तो लिख दिया उन्होंने, इसमें पार्टीशन हो जाएगा, समझ गए। ये ध्यान रखना है आपको। ये एम्स का क्वेश्चन है आपके, वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर द पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजरमेंट के लिए सबसे अच्छा किसको माना गया है, पीएच अगर मैनेजमेंट मेजरमेंट करना है ना आपको,
तो सबसे बेस्ट किसके लिए माना गया, ये क्वेश्चन हमारा आया है, वाइडली लिखा है, मतलब बेस्ट पूछा है। यार कर लेते हो कि तुम सबसे मेजर, लेकिन सबसे अच्छे का नाम बताओ मेरे को। तो हमने कहा यार सबसे अच्छा तो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई एग्जाम्स में आता है। ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड इसका आंसर होगा। ग्लास इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते रहते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड ही हमारा इसमें आंसर रहने वाला। देखो ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड था। देखो पहली चीज, आयन सेलेक्टिव मतलब यार प्रोटॉन को पकड़ेगा ही और हमको पीएच मेजर करके देगा। ठीक है, मेड ऑफ द ड्रॉप्ड ग्लास मेम्ब्रेन दैट इज सेंसिटिव टू द स्पेसिफिक आयन। ठीक है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द आयन सेलेक्टिव ग्लास इलेक्ट्रोड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पीएच आयन। पीएच क्यों होता है? माइनस लॉग H प्लस होता है, इसी H प्लस को ही तो पकड़ना है इसको, ये आयन सेलेक्टिव होता है ना, तो इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलार मेथड द सॉल्यूशन फिल्ड इन द ब्यूरेट। मतलब वो पूछ रहा है ब्यूरेट में जो ऊपर आपका जिसको कंसंट्रेशन आपको पता रहता है, जो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है, जिसका कंसंट्रेशन आपको मालूम है, उसका पूछ रहा है। और एनालिसिस में जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम होता है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं। तो हमसे उनने क्या पूछा है भाई? टाइट्रेंट पूछा है कि आप टाइट्रेंट का नाम बताओ मुझे। तो टाइट्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें टाइट्रेंट जो हमारी बोलर मेथड्स होती है, इसमें क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट को हम ब्यूरेट में यूज करते हैं, और जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं वो हमारा सैंपल होता है, जिसका रिएक्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा टाइट्रेट कहलाता है। जिसका कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है, अननोन है, तो जिसका मालूम होता है वो उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। जनरली उसको ब्यूरेट में लेते हैं। जनरली ऐसा कुछ नहीं है कि उसी में लो गया आपके। उसके लिए आपको N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 का जो हमारा फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमको भाई N1 की वैल्यू पता है, V1 हमको पता है। ठीक है, वो वॉल्यूम हम मेजर कर लेते हैं ब्यूरेट से। N2 हमको नहीं पता है, लेकिन V2 उसका पता है कि नीचे हमने 20 ml लिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम पूरा अपना कैलकुलेट कर ले। अब देखते हैं अपन वोलार मेथड्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं वोलार मेथड्स से। ठीक है, तो वोलार मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये होता है, इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कलर कंपाउंड एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या बनता है? कलर कंपाउंड बनता है। सिल्वर आयन मतलब वही हमारा AgNO3 इज टाइटेड विद द थायोसाइनेट आयन एन एसिडिक सॉल्यूशन यूजिंग द फेरिक आयन एज एन इंडिकेटर। देखो आपको रेड कलर बनाना है, कलर बनाना है, तो फेरिक आयन तो लेना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा, अमोनियम थायोसाइनेट होता है, और पोटेशियम थायोनाइड यूज एज अ टाइट्रेंट। ये हम टाइट्रेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। AgNO3 जो होता है स्टैंडर्डाइज्ड बाय द NaCl। NaCl हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। अमोनियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोनाइड इज स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग द AgNO3। मतलब ये हमको AgNO3 को अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो NaCl से कर लेंगे। पहले स्टैंडर्डाइजेशन समझते हो? कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड के जो केमिकल्स होते हैं उनकी प्योरिटी हाई रहती है। हमारा AgNO3 ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, इसकी प्योरिटी इतनी हाई नहीं है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो हम इसको NaCl की मदद से पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम थायोसाइनेट का करेंगे। तो देखो वोलार मेथड्स में जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा क्या रहते हैं मालूम है? वोलार मेथड जो होता है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या रहता है? आ चुका आपको AgNO3। सैंपल में क्या रहता है? थायोसाइनेट आयन रहता है। ठीक है, ये हो गया। इंडिकेटर कौन होता है भाई? फेरिक आयन होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आयरन सॉल्ट यूज एज द इंडिकेटर इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द रेडिश कलर कॉम्पाउंड। मैंने कहा था आयरन है तो रेड कलर तो बनना ही है, हमारे ब्लड में आयरन है, रेड कलर रहता है। तो वोलार मेथड्स को ध्यान रखें, इसमें हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? AgNO3 होता है। सैंपल में थायोसाइनेट चाहिए हमको, और इंडिकेटर कौन है हमारा? फेरिक आयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक जानते हो? यहां पर ब्यूरेट में लेना है आपको, कॉनिकल फ्लास्क में लेना है आपको इनको, और ऐड करके बढ़िया अपन को धीरे धीरे स्लोली इनको ऐड करना है एक दूसरे में, तो वो टाइट्रेशन कहलाता है। अब देखो जरा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। समझ रहे? इसे आपका हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे करो। यहां पर अपन ने एक केमिकल लिया, यहां दूसरा केमिकल, जब इनका रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ एंड पॉइंट पे। कॉम्प्लेक्सोमेट्री में क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये तो सभी भाई हमारे टाइट्रेशन हो गए। अब ये फ्लोरीमेट्री क्या है? अरे फ्लोरीमेट्री क्या होती है? फ्लोरीमेट्री हमारी फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसमें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, इसमें कोई टाइट्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें वॉल्यूम मेजर ही नहीं हो रहा है यार, इसमें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन मेजर कर रहे हैं। तो कहां से बोलोगे इसको टाइट्रीमेट्रिक मेथड? समझ रहे? ये मैट्री लिखी है तो मैट्री से समझ मत लेना कि वही है।
ये है हमारे टाइटेशन तीनों, ऊपर वाला टाइटेशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो ये है हमारा इसमें फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। हमारा यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, प्रेसिपिटेट टाइटेशन में प्रेसिपिटेट बनता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में कॉम्प्लेक्स बनता है, एसिड बेस टाइटेशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट बन जाता है। इन सबको हम लोग वॉल्यूम मेजर करके चलते हैं। और फ्लोरीमेट्री में हम वॉल्यूम मेजर नहीं करते, उसमें हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं कितना हो रहा है, ठीक है, या कितना उसमें से इमिशन हो रहा है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसका एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीमेट्री में हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका जो ये दूसरी मेथड से, ये सभी क्या है हमारे टाइटेशन मेथड्स हैं। तो याद रखना है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट अ टाइटीमेट्रिक मेथड। फ्लोरीमेट्री हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज हमको करना है। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट बनेगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसिड बेस टाइटेशन में न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर इरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर बहुत आते हैं, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, एसिड बेस टाइटेशन के इंडिकेटर है। आज अपन से उन्होंने कहा इरियोक्रोम ब्लैक का इंडिकेटर का नाम बताओ, कहाँ यूज करते हो इसको। इरियोक्रोम ब्लैक जो होता है कहाँ यूज किया जाता है, आज से याद कर लो। इरियोक्रोम ब्लैक में क्रोम में सी है ना, सी फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। तो याद रखना कहाँ यूज होता है ये, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यूज होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, कहाँ यूज होता है ये, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यूज किया जाता है। ये कहां पर यूज होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन जो होते हैं, इंडिकेटर इज द ऑक्सिलरी सब्सटेंस। ऑक्सिलरी जानते हो, ऑक्सिलरी सर्विस, जैसे हॉस्पिटल है कोई, हॉस्पिटल का मेन काम क्या होता है, पेशेंट का इलाज करना। अब उसमें मान लो आपका किचन चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड रूम है, ऑफिस है, ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्विस में आते हैं, मतलब सपोर्टिव। जैसे अपन बोलते हैं ना ऑक्सिलरी सॉल्वेंट, मेन सॉल्वेंट के साथ जो ऐड कर देते हैं, तो वो ऐसे ये ऑक्सिलरी सब्सटेंस होता है, एडिट फ्रॉम द आउटसाइड टू एनालाइज द सॉल्यूशन, ठीक है ना, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। एंड पॉइंट इंडिकेटेड बाय द चेंज इन द कलर ऑफ द एनालाइज्ड सॉल्यूशन। इसमें इरियोक्रोम ब्लैक यूज करते हैं, जाइलिनॉल ऑरेंज होता है, म्यूरोक्साइड होता है। ये हमारे इंडिकेटर होते हैं किसके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के। ये आपको ध्यान रखना है, किसके इंडिकेटर होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के क्या होते हैं, इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम को लेके, इससे बेहतरीन बुक तो पूरे इंडिया में नहीं होगा। फार्मासिस्ट एट फिंगर टिप्स, ठीक है, ये हमारी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बुक है, और पूरी कलर्ड बुक है, ठीक है, कलर बुक है। इसमें देखो आपका पूरा आपका थ्योरी पार्ट रहेगा, प्रॉपर टेबल में दिया हुआ है, की पॉइंट के साथ टेबुलर फॉर्म में दिया है, जैसा स्टूडेंट चाहते हैं कि पका पकाया मिल जाए हमको, तो वही इसमें है पूरा, ठीक है, और पूरे सिलेबस को कवर करेगी। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव भी है, आपके पूरे क्वेश्चंस हैं, 6000 MCQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें, पूरे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस को कवर करके रखती है। तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इसको आपको परचेज करने के लिए वो GDC क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है, वहां से आप ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे बढ़िया बुक मिल जाएगी। आप जब वो घर पे आपके देने आएगा ना बुक वाला, तो बोलेगा भैया एडजॉप्शन हो गया, अपन उससे बोलेंगे यार तुम एडजॉप्शन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ रहा, डिलीवरी कर रहे हो केवल, तो ऐसे ही आपको एडजॉप्शन भी याद रहेगा इस बहाने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आ गया देखो फिर से एडजॉप्शन। एडजॉप्शन इंडिकेटर आर यूज्ड इन, एडजॉप्शन मतलब आपका सरफेस पर ही होना है पूरा, ठीक है, एडजॉप्शन इंडिकेटर यूज इन। तो ये हमारी फजन्स मेथड्स होती है, ठीक है ना, 3 मेथड्स रहती हैं आपकी, वोलार मेथड्स रहती है और मोहर्स मेथड होती है, फजन्स मेथड्स होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहता है, एडजॉप्शन होता है इसका प्रिंसिपल, तो ये एडजॉप्शन से रिलेटेड होती है हमारी मेथड, ठीक है। तो याद करके अच्छे से रखना, ये फजन्स मेथड्स हमारी एडजॉप्शन रिलेटेड होती है। देखो फजन्स प्रपोज दिस मेथड थ्रू द स्टडी नेचर ऑफ द एडजॉप्शन, इस पर हमारा एडजॉप्शन होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ इंडिकेटर फॉर द प्रेसिपिटेशन टाइटेशन, ठीक है, ये है इसमें। सच इंडिकेटर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेंट, ठीक है ना, एट द इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये आपका कलर चेंज होता है। इसमें इंडिकेटर क्या होते हैं, डाइफ्लोरोसिन और यूरोसिन हमारे इंडिकेटर। 3 हमारे प्रेसिपिटेशन टाइटेशन की मेथड्स होती हैं, मोहर्स मेथड्स होती है, वोलार्स मेथड्स होती है और आपकी फजन्स मेथड्स होती हैं। 3 मेथड्स हमारी हैं, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, इन तीनों मेथड्स पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द टाइटेशन इन वोलार मेथड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो वोलार मेथड्स में क्या होना है, आपका AgNO3 हमारा ये स्टैंडर्ड रहता है, इसमें हम थायोसाइनेट आयन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग फेरिक आयन का भी यूज कर रहे हैं भाई।
अब फेरिक आयन को कलर देना है रेड कलर, तो वो फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा। सिल्वर का कोई काम नहीं, अमोनियम का कोई काम है नहीं, इसमें अमोनियम थायोसाइनेट भी नहीं बनेगा, फेरिक थायोसाइनेट इसी के कलर, तो कलर आएगा हमारी ब्रिक्स के जैसा, ठीक है, रेड कलर हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर फाइनली हमारा ये फेरिक थायोसाइनेट यहां पे बन जाता है, ठीक है। ये जो ब्यूरेट बना है ना, ब्यूरेट में आप किसको ले रहे हो, AgNO3 को लिया है हम लोगों ने, ठीक है। और ये नीचे किसको लिया है, थायोसाइनेट आयन को, जिसका हमको एनालिसिस करना है। इंडिकेटर हमने क्या ऐड किया है इसमें, इंडिकेटर हमारा फेरिक आयन ऐड किया है। क्यों ऐड किया है कि जिससे हमको एक प्रॉपर डीप रेड कलर ऑब्टेंड हो जाए, इसलिए हमने इसमें इंडिकेटर को ऐड किया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन रिडॉक्स टाइटेशन। अगर रिडॉक्स टाइटेशन का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, देखो पहले तो अपन जाने रिडॉक्स टाइटेशन जानते हैं, जिस टाइटेशन में रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स टाइटेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन इन द रिडॉक्स टाइटेशन, रिडॉक्स टाइटेशन में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसको यूज करोगे, तो उसमें हमारा रहेगा फेरस अमोनियम सल्फेट इज द राइट आंसर। इसको आपको नोट करना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंडिकेटर तो बेटा याद करने होते हैं, तो यहां पर आपका ये सीधा सीधा इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग फाइनली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एनालाइट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली टाइटेड विद द स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अपन रिड्यूसिंग एजेंट का टाइटेशन कर रहे हैं और आयोडीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा, तो कौन सी मेथड कहलाएगी, ठीक है, कौन सी मेथड हमारी कहलाएगी। अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आयोडीमेट्रिक टाइटेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आयोडीमेट्रिक टाइटेशन है। दिस इज द आयोडीमेट्रिक टाइटेशन, उसको क्या बोलोगे, आयोडीमेट्रिक टाइटेशन, ठीक है। जब हम रिड्यूसिंग एजेंट को करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड आयोडीन के साथ, जब रिड्यूसिंग एजेंट को करोगे तो आयोडीमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे से, रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीमेट्रिक। देखो ये यहां पर दोनों का डिफरेंस है, आयोडी और आयोडीमेट्री का, ठीक है। तो देखो एनालाइट को जब हम किसके साथ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करते हैं, और स्टैंडर्ड आयो इसको बोलते हैं आयोडी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आयोडीमेट्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपका जो रहता है यहां पर, जब एनालाइट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडो। तो ऐसा भूल गए मान लो एग्जाम में, तो डरना नहीं आप लोग। देखो रिड्यूसिंग एजेंट है अगर तो आयोडी है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन में देखो O है ना, तो आयोडो में O लगा है लास्ट में, तो ये O और I का ही तो अंतर है, तो O को याद रखना कि O से O को मैच कर देना। कि आयोडोमेट्री अगर पूछेंगे तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, ठीक है, और यहां पर अगर आयोडी पूछते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये डायरेक्ट टाइटेशन होता है, ये इनडायरेक्ट टाइटेशन की मेथड होती है, ठीक है। इसमें द नंबर ऑफ रिडक्शन 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ रिडक्शन मोर देन 1-2 होती है, ठीक है। इसमें आयोडीन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसमें आयोडीन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लेते हैं कई बार। देखो आ गया क्वेश्चन, पोटेशियम क्रोमेट यूज एन इंडिकेटर। ये बहुत आता है क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन टाइटेशन की मेथड होती है। पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो इंडिकेटर होता है, किस मेथड में होता है, मोहर मेथड में होता है, ठीक है। मोहर्स मेथड में क्या होता है हमारा, पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, इंडिकेटर होता है। मोहर मेथड्स में क्या होता है हमारा इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट होता है। मोहर मेथड में इंडिकेटर कौन होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है। अच्छे से ध्यान रखना, मोहर्स मेथड में कौन इंडिकेटर होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहर्स मेथड में इंडिकेटर कौन होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, मोहर मेथड्स में इंडिकेटर कौन होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, इसको ध्यान रखना है। ये जो मोहर मेथड्स होती है इसमें दिखना, ये एंड पॉइंट माइन द कलर्ड प्रेसिपिटेट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। देखो ये क्लोराइड आयन के लिए रहती है, ब्रोमाइड आयन के लिए रहती है, ठीक है। और अगर हम बात करें उसकी वोलार मेथड्स की, ठीक है, तो वो थायोसाइनाइड आयन के लिए रहती है, ठीक है। और मोहर मेथड्स किसके लिए रहती है, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के लिए रहती है। ये क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के लिए होती है, ये ध्यान रखना आपको, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें देखो सिल्वर नाइट्रेट हमारा यूज करते हैं टाइटेंट के फॉर्म में हम, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको NaCl से इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारा क्लोराइड से रिएक्शन होता है, AgCl बन जाता है, और इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, इसको एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एज अ इंडिकेटर यूज किया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ
इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा बनता है? रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड। बताइए इसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स लिखा है, आप बताओ। कॉम्प्लेक्स नहीं समझते? कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, बात खत्म है यहाँ पर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन उसको हम बोलेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द इंडिकेटर यूज इन द नॉन इक्वस टाइटेशन फॉर बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स हमारा क्या होता है? सेडेटिव ड्रग्स में आता है, ये सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इसका नॉन इक्वस टाइटेशन हमको करना है, तो उसमें इंडिकेटर कौन सा होगा, ये अपन से पूछा गया है। तो बेटा उसका इंडिकेटर नॉन इक्वस का थाइमोल ब्लू होता है। थाइमोल ब्लू इज द इंडिकेटर फॉर द नॉन इक्वस टाइटेशन ऑफ द बार्बिट्रेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये थाइमोल ब्लू इन द विजुअल इंडिकेटर टाइटेशन ऑफ द बार्बिट्रेट्स इन द क्लोरोफॉर्म विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये ड्रग्स होते हैं, थाइमोल ब्लू को यूज करोगे। द सल्फर ड्रग्स अमाइड हाइड्रोजन इज सफिशिएंटली एसिडिक टू परमिट ऑफ रेडी टाइटेशन इन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विद थाइमोल ब्लू एज अ इंडिकेटर। तो याद रखना है आपको, जो हमारी सल्फर ड्रग्स होती हैं उनका भी कर सकते हो, बार्बिट्रेट्स का भी करते हो। उसमें थाइमोल ब्लू क्या होता है? थाइमोल ब्लू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थाइमोल ब्लू भी यूज कर सकते हो आप, और एजो वायलेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेटर आर दोज विच आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड। हम उनको बाहर से ऐड करते हैं। अरे वो बाहर से ऐड करोगे तो क्या बोलोगे? बाहर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। बाहर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। बाहर का मतलब होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। बाहर का मतलब एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा एक्सटर्नल इंडिकेटर। देखो एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होते हैं? जिनको हम बाहर से ऐड करते हैं, जो हमारे भाई रिएक्शन में नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया इंटरनल इंडिकेटर का, इंडिकेटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन नॉन एज द इंटरनल इंडिकेटर। वो हमारे रिएक्शन का एक रिएक्टेंट ही है। ठीक है, और सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है? सेल्फ इंडिकेटर केमिकल कंपाउंड दैट विल शो सेल्फ प्रेसिपिटेशन इन द रिएक्शन। वो खुद प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो वो सेल्फ इंडिकेटर है। इंटरनल जो आपका रिएक्टेंट ऐड करता है, एक्सटर्नल जिसको हमने बाहर से ऐड किया है। ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर का वेल नोन एग्जांपल क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। कैसे हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। कॉम्प्लेक्स किसका बनता है बताओ मुझे? कॉम्प्लेक्स किसका बनता है? ठीक है, तो वो तो बनता है मेटल का और लिगेंड का। तो ये तो भाई हमारे वो हो गए, रिएक्टेंट हो गए, तो ये तो होंगे नहीं आंसर में। अब एंड पॉइंट को डिटेक्ट कैसे करोगे? ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा उनने, इतना बस पूछा है कि एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं टाइटेशन में। तो एंड पॉइंट के लिए क्या लगाते हो यार? इंडिकेटर लगाते हो ना, तो इंडिकेटर आंसर रहेगा इसका। उनने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जोड़ दिया तो डरने की बात नहीं है, बात तो वही है ना, इंडिकेटर पूछा है उनने केवल अपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक which is particularly applicable to separate high molecular weight species is called। ठीक है, हाई मॉलिकुलर वेट स्पीसीज को अगर अपन को सेपरेट करना है, जिसका मॉलिकुलर वेट हाई है, तो हाई मॉलिकुलर वेट है तो मतलब हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाएंगे जो अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर वेट सेपरेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे? देखो टीएलसी में तो आपका एडजॉर्प्शन होने वाला है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारा क्या होता है? पार्टीशन एडजॉर्प्शन दोनों हो सकता है। हाई परफॉर्मेंस में क्या करते हैं? हम प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या है? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है हमारी? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोलोगे? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये क्या कहलाएगा? हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, SEC कहलाता है, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है इसमें। इसके बाद होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे इज परफॉर्म बाय। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे अगर हमको करना है, ऐसे मतलब होता है टेस्ट करना, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपको ऐसे करना है, तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे कैसे करेंगे आप? ये आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे आप कैसे करोगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऐसे आप कैसे करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हमको रिडॉक्स टाइटेशन को यूज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिडॉक्स टाइटेशन के लिए हम किसके लिए इसको यूज करते हैं? ठीक है, ध्यान रखना है। रिडॉक्स टाइटेशन से ही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें बेटा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
जो आपके माइक्रोजन के अगेंस्ट एक्ट करता है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिफर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन। व्हीलर कंसंट्रेशन 3% भी हो सकता है हमारा, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। 0.5% जो होता है ये हमारा एक्टिव अगेंस्ट द सरफेस वायरस, ये सरफेस वायरस पे काम करता रहता है, ये ध्यान रखना। लो कंसंट्रेशन जो होता है फॉर्मुलेशन हेल्प टू टर्मिनेट द बैक्टीरियल स्पोर्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे भाई मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका अगर हमको ऐसे करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, तो हम रेडॉक्स टाइट्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रोइन। फ्रोइन क्या है, किस टाइप का फ्रोइन क्या है, यहाँ पर कौन से टाइट्रेशन में इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एसिड बेस में तो यूज होता नहीं है, ठीक है, और ये मिक्स्ड इंडिकेटर भी नहीं है इंटरनेट, तो ये बचता किसमें, रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स इंडिकेटर होता है। ये फ्रोइन क्या होता है हमारा, रेडॉक्स इंडिकेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रोइन हमारा क्या है, रेडॉक्स इंडिकेटर होता है। फ्रोइन इज द रेडॉक्स इंडिकेटर, ये क्या होता है हमारा, रेडॉक्स इंडिकेटर होता है। फ्रोइन क्या होता है, हमको ध्यान रखना है कि ये रेडॉक्स इंडिकेटर है, ठीक है। देखो ये है आपके इंडिकेटर, ध्यान रखना। रेडॉक्स इंडिकेटर को जो ऐसे इंडिकेटर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज होते हैं, ठीक है, जो अंडरगो अ डेफिनाइट कलर चेंज टू अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसलिए इसमें देखो नाइट्रोफेरोइन यूज होता है, ये पेल ब्लू तो रेड हो जाता है, ऑक्सीडाइज स्टेट में ये पेल ब्लू रहेगा और रिड्यूस में रेड हो जाएगा। फेरोइन जो रहेगा यहाँ ब्लू है, फिर वो रेड हो गया, ठीक है। डाइफेनाइलामीन हो गया, मिथाइलिन ब्लू और स्टार्च, ये भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं हम लोग। इनको आपको ध्यान रखना, ये सभी हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर एट पीएच ऑफ 7 इज नॉन विथ, ठीक है। तो ये अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं और हमसे कलर पूछ रहे हैं, तो कौन सा कलर देगा वो 7 पर, तो वो ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है भाई आपका पीएच 7 पर, ये ध्यान रखना है। यूनिवर्सल जो हमारा इंडिकेटर रहेगा अगर उसको 7 पीएच पर करेंगे तो वो क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। तो देखो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, दे आर नॉट यूज इन द टाइट्रेशन, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। द मिक्सिंग सुटेबल इंडिकेटर टुगेदर चेंज इन द कलर टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द पीएच रेंज, ठीक है। सच इंडिकेटर रेफर एज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिक्सिंग ऑफ द सुटेबल इंडिकेटर, हम मिक्सचर करके यूज करते हैं इंडिकेटर्स का, लेकिन इनको हम टाइट्रेशन में यूज नहीं करते। ओनली द वाइड रेंज ऑफ द कलर चेंज को मेजर करने में यूज करते हैं। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स में फेनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज है, इनको अपन ने मिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे हो सकते हैं। तो अगर ग्रीन कलर का अपन से पूछा गया है तो ये ध्यान रखना, इस रेंज में आपका ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हार्डनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइटरिंग विथ हिट। ये तो बोल सकते, क्वेश्चन आ सकता है आपको, हर घर में वाटर होता है और वाटर में क्या होता है भाई, आपके मेटल आयंस होते हैं, तो हार्डनेस हो जाती है। तो मेटल आयंस को कॉम्प्लेक्स करना है तो यार ईडीटीए को कॉल करो ना, वो हेक्साडेंटेड होता है, 6 मेटल आयंस को कंट्रोल कर सकता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ईडीटीए रहेगा। ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। ईडीटीए जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इट कैन बी डिटरमाइन हाउ मच कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन टॉक्सिक मेटल्स को भी बताता है, जैसे लेड है आपका, आर्सेनिक है, इनको भी बताता है। वाटर हार्डनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइटिंग विद द ईडीटीए। ईडीटीए से हम पता कर लेते कितना कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे वाटर में है। जो वो आरओ टेस्ट करने वाले आते हैं ना आपके घर में, वो टेस्ट करके जाते हैं कि तुम्हारा वाटर तो यार हार्ड है, लगवा लो आरओ, तो उनके पास जो वो इंस्ट्रूमेंट सा रहता है ना, वो यही है, उसमें यही वाला रहता है हमारा, ठीक है। अब आता है टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड। सिल्वर नाइट्रेट को यूज करोगे तो सिल्वर जो है, सिल्वर जब भी आ जाता है तो क्या नाम जुड़ जाता है ये बताइए। सिल्वर अगर जुड़ गया तो क्या नाम होता है, अर्जेंटो आ जाता है। अर्जेंटो लैटिन नेम है उसका, जैसे सोडियम का नेट्रियम लैटिन नेम है, तो अर्जेंटो मतलब सिल्वर को इंडिक, जैसे अगर नेट्रियम जुड़ गया तो सोडियम है, तो ये अर्जेंटोमेट्रिक, ठीक है ना। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन मतलब सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाना। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में कॉम्प्लेक्स बनता है। एम्पिरोमेट्रिक जो होता है हमारा, ये तो आपका ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कंडक्टोमेट्रिक हमारा ये भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अर्जेंटोमेट्रिक मतलब आपका सिल्वर वाला टाइट्रेशन होता है। सिल्वर का इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एजीसीएल का, NaCl को हम टाइट्रेट कर देते हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। तो एजी वही जो स्टैंडर्डाइजेशन है आपका किसका, AgNO3 का, वही है ये अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ईडीटीए क्या होता है, देखो अभी डिस्कस कर दिया मैंने। ईडीटीए क्या होता है, अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया। ईडीटीए हमारा क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ईडीटीए क्या होता है,
हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ईडीटीए क्या है हमारा? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ईडीटीए क्या है अपना? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब 6 साइड से अटैच करेगा मेटल को। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड जो केवल एक ही साइड से अटैच करेगा। ठीक है, बाइडेंटेड मतलब डबल साइड से करेगा, और मल्टीडेंटेड मतलब मोर देन 2। तो उसमें वेल नोन एग्जांपल है ईडीटीए। ईडीटीए का बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ईडीटीए किस टाइप का लिगेंड है आपका? ईडीटीए जो होता है हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ईडीटीए क्या है अपना? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट का ऑनलाइन कोर्स हमारा रेगुलर रन चल रहा है। इसमें आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 25 रुपीज, मतलब ये मानको को फ्री है ये आपके लिए। ठीक है, 25 रुपीज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप। उसमें आपको 20 क्या मिलेंगी? टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलने वाले हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगी, नॉन फार्मा टेस्ट रहेंगे और मॉडल पेपर्स हैं। इसी के जैसा आपको कोर्स का प्राइस रहेगा। इसमें क्लासेस रहेंगी आपकी लाइव, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होने वाली हैं अबाउट 180 प्लस, 180 से ज्यादा ही हो जाएंगी, कम एक नहीं हो सकता। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी इंक्लूडेड, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ई नोट्स भी रहेंगे, और साथ में पूरे टीचर्स रहेंगे जो आपको क्लास के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ओके, तो ये अच्छा खासा एक पैकेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इसको बेनिफिट लेने को आपको दिमाग में ये नहीं रखना यार ईएसआईसी के लिए तो कम डेट बचे, अब हम क्या करेंगे लेके। अरे ये आपके सबके लिए काम आने वाला है। किसी भी टाइप के फार्मासिस्ट का एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, आपको डीआई के लिए भी हेल्प करेगा। ये आपको ज्वाइन करना है। ओके, ज्वाइन करने का तरीका आपको पता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे कोर्सेज का ऑप्शन आता है, वहां जाएंगे आप, वहां पे कोर्सेज की लिस्ट देखेंगे, ईएसआईसी का कोर्स मिलेगा, उसको आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ द रिडॉक्स टाइटेशन। रिडॉक्स टाइटेशन का एप्लीकेशन क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है, हम यूज कर सकते हैं। यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द एडिलिन, एडिलिन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता था। ठीक है, तो ये ऑर्थोक्विनोन लाइक कंपाउंड बना लेता है, कलर्ड कंपाउंड बन जाता है, हमारा डिग्रेड हो जाता है एडिलिन, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑल आंसर रहेगा, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एक्सटर्नल इंडिकेटर। बाहर से ऐड किया गया, बाहर से ऐड किया गया तो भाई आयोडीन तो हमारा रिएक्शन में यूज होता है, KMnO4 होता है, KMnO4 हमारा सेल्फ इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज को हम बाहर से ऐड करते हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा मिथाइल ऑरेंज, एजो इंडिकेटर में आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which indicator is suitable for the sodium carbonate titration against strong acid। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पूछ रहे हैं भाई। यहां पे मेन चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस के, देखो एसिड बेस टाइटेशन है हमारा ये। अगर आपका देखो एसिड बेस टाइटेशन की बात करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो फिनोप्थलीन है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रहेगा तो भी फिनोप्थलीन है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया ना तो फिर आपका मिथाइल ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर वीक बेस और वीक एसिड रहता है तो उसके लिए टाइटेशन ही नहीं करते हम, कोई इंडिकेटर ही यूज नहीं करते अपन। अगर देखो मैं एक चीज याद रखता हूं हमेशा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमेशा याद रखना फिनोप्थलीन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बस आ जाए, भले स्ट्रॉन्ग एसिड बाजू में बैठा रहे, बात फिनोप्थलीन की मानी जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है और वीक बेस है तो उस केस में फिर काम कर जाता है हमारा ये मिथाइल ऑरेंज। और अगर वीक है तो कोई इंडिकेटर नहीं रहता उसके लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, इसमें मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? कलर चेंज एट द पीएच ऑफ द माइल्ड एसिडिक रेंज, मिड एसिडिक जो रेंज होती है हमारी, वहीं पर एक कलर चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, मतलब वेट को मेजर करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एस वैल्यू, द एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन ऑफ एस इज डिटरमाइंड बाय द बॉइलिंग विद द, ये क्वेश्चन है हमारा भाई। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपको एस वैल्यू निकालना है तो किसके साथ बॉइलिंग करोगे उसका। ठीक है ना, तो उसमें हम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। ठीक है, किसको यूज करते हैं? डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं हम लोग। किसको यूज करोगे? डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। ठीक है, यहां देखें जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बॉइल द टोटल एस विद द 5 मिनट विद द 25 ml ऑफ द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलेक्ट द इनसॉल्युबल मैटर इज अ, ठीक है ना, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे आस लेस फिल्टर पेपर। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे, वॉश विद द हॉट वाटर, उसको इग्निट करेंगे, बर्न कर देंगे और उसको वेट करेंगे।
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एसिड इनसॉल्युबल एस इन रेफरेंस टू द एयर ड्राइड ड्रग। तो इसमें हमको एस वैल्यू की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। ये जनरली जो हमारे नेचुरल ड्रग्स होते हैं, जो हमारा रहता है ना WHO स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फार्माकोग्नोस्टिक सब्सटेंस, उसमें ये एस वैल्यू का हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एस वैल्यू है आपका। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आप इसको जरूर रेगुलरली अटेंड करते रहें। हमारे बैचेस जो हैं उनको ज्वाइन करें आप लोग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इंपॉर्टेंट, ये रेगुलर अटेंड करें, जो भी सीरियस है ना इसको रेगुलर अटेंड करें, और नोट्स भी आप अपने प्रिपेयर करते चलें तो बेटर रहेगा। इससे जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। ये तरीका बहुत अच्छा है, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्ट करना है सभी बच्चों को इसको अटेंड करना चाहिए। ओके।